तो आज की इस क्लास में क्लास 12 की फिजिक्स सेकंड पेपर के अंतर्गत जो आपका व्यतिकरण चैप्टर है, व्यतिकरण चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन आप सभी के समक्ष लेकर आए हैं। ठीक है, जिसको समझने में आपको काफ़ी कठिनाई होती है। आज आप लोगों को उसको हम बहुत ही सरल भाषा में बताने वाले हैं। डेरिवेशन का नाम है फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए यंग का प्रयोग आप सभी लोगों ने देखा है। यंग के प्रयोग में 3 पर्दे हैं। यहाँ पर आपका एक सोर्स ऑफ लाइट यानी एक रेखा छिद्र है, ठीक, और एक दूसरा पर्दा लिया जाता है इससे समान दूरी पर। इस पर्दे का नाम L दिया गया है, इस पर्दे का नाम M दिया गया है, और एक तीसरा पर्दा होता है, इस पर्दे का नाम N दिया गया है। तीसरे पर्दे पर क्या प्राप्त होती है भैया, फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तीसरे पर्दे पर क्या प्राप्त होती है, फ्रिंजें। ये हमारे पास तीसरा पर्दा है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका सोर्स ऑफ लाइट यानी रेखा छिद्र S है, इस रेखा छिद्र पर एक वर्णी प्रकाश को डाला जाता है। यंग के प्रयोग में यही बताया गया। यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश जो है आपतित किया जाता है, और यहाँ से इससे जो कुछ दूरी पर आपका दूसरा पर्दा M है। यहाँ पर 2 आपके रेखा छिद्र होते हैं, एक होता है S1 और एक रेखा छिद्र होता है आपका S2। ये S1 और S2 रेखा छिद्र इस रेखा छिद्र की सीध में ना होकर के समांतर होते हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पर इस रेखा छिद्र S पर एक वर्णी प्रकाश को आपतित किया जाता है तो यहाँ से तरंगिकाएं निकलती हैं, और ये तरंगिकाएं समान कला में S1 और S2 पर पहुँचती हैं। तो हाइगेंस के सिद्धांत में बताया गया था कि यहाँ ये जो प्रकाश स्रोत हैं ये एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करना शुरू करेंगे, और यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू होती हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं जब आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो काटने के पश्चात पर्दे N पर हमें फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, दीप्त और अदीप्त एकांतर क्रम में। जैसे पहले दीप्त मिली, फिर अदीप्त मिलेगी, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त। इस तरीके से आप लोगों ने यंग के प्रयोग में सीखा है। तो हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो पर्दा M है और जो पर्दा N है, इन दोनों पर्दों के बीच की दूरी कितनी भैया, कैपिटल D है। और जो हमने सोर्स ऑफ मतलब रेखा छिद्र लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, स्लिट S1 और S2 लिए हैं, इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं स्मॉल d है। अब S1 प्रकाश स्रोत है, S1 से तरंगिकाएं चलेंगी और ये तरंग S1 से चल करके पर्दे के बिंदु P पर पहुंचती है, S1P दूरी तय करके। जो रेखा छिद्र S1 हमने क्या कहा, यहाँ से एक वर्णी प्रकाश जाएगा, इन दोनों रेखा छिद्रों पर पड़ेगा। ये दोनों रेखा छिद्र एक नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेंगे और यहाँ से तरंगिकाएं निकलेंगी। तो जो S1 रेखा छिद्र से प्रकाश तरंग निकलेगी वो S1P दूरी तय करके पर्दे N के बिंदु P पर पहुंचती है, और जो S2 से प्रकाश तरंग निकलती है वो S2P दूरी तय करके बिंदु P पर पहुंचती है। अब मैं ये देख पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपने देख लिया कि जो S1 से P तक की दूरी है वो S2 से P तक की दूरी में क्या है, कम है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमको पथांतर निकालना पड़ेगा, पथों का अंतर, क्योंकि एक तरंग का पथांतर कम है, मतलब पथ जो है रास्ता यानी दूरी कम है और एक की ज़्यादा है। तो इन तरंगों के बीच का भी पथांतर निकालेंगे। उसके पहले हम करेंगे क्या, जो रेखा छिद्र S1 और S2 हैं, पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, जो रेखा छिद्र S1 और S2 हैं इनके हम मध्य बिंदु से सामने वाले पर्दे पर एक जो है लंब खींच देते हैं, इसको नाम दे देते हैं CO। ठीक है, और ये जो रेखा होगी इसी को केंद्रीय फ्रिंज भी अभी आगे बोलेंगे। ठीक है, तो ये CO हो गया आपका। उसके बाद हम C से P पर, C से ध्यान दीजिएगा, C से P को मिला देते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। अच्छा, ये दूरी आप जान चुके हो, D है, सेल्टो के बीच की दूरी स्मॉल d है। हमने C को P से मिलाया और इसके बीच का एंगल कितना माना, थीटा माना। चूँकि दोनों जो तरंगे हैं वो आप देख पा रहे हो, पहली तरंग S1P दूरी तय करके बिंदु P पर पहुंच रही है, और दूसरी S2 रेखा छिद्र से चलने वाली जो प्रकाश तरंग है वो S2P दूरी तय करके बिंदु P पर पहुंच रही है। तो हम इनके बीच पथांतर निकालने के लिए, पथांतर का मतलब देखिए एक ज़्यादा दूरी तय कर रही है, एक कम दूरी तय कर रही है, तो इनके बीच पथों का अंतर क्या है। पथांतर ज्ञात करने के लिए हम सामने वाले रेखा छिद्र से इस वाली रेखा पर क्या खींच लेंगे, एक लंब खींच लेंगे। लंब खींचने से इधर वाला कोण भी 90 और इधर वाला कोण भी 90, इसको हम S1A नाम दे देते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा,
इस रेखा के समांतर हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, तो जिस प्रकार एंगल यहाँ थीटा उसी प्रकार एंगल यहाँ भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया जब दोनों रेखाएं इसे समांतर हों और तो इनके आधार से जो एंगल बनता है वो आपका थीटा बनता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर दोनों जो प्रकाश स्रोत जो तरंगे चल रही हैं वो बिंदु P पर मिल रही। मान लेते हैं कि दोनों तरंगे अगर समांतर जारी होती तो इनके बीच का एंगल कितना होता भैया, थीटा ही होता, सेम होता। तो अगर एंगल यहाँ पर हमने थीटा माना है तो इसके समांतर, इसी लाइन के समांतर अगर ये रेखा खींचेंगे तो यहाँ भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। सबसे पहले इस बात को समझिए। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर ये भुजा ऐसे गई है तो टोटल एंगल कितना बनेगा, 90। अच्छा, टोटल एंगल 90 बनेगा, और अगर इतना एंगल थीटा हो गया तो ये एंगल कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल बचेगा ये 90 माइनस थीटा बचेगा कि नहीं? आप कहेंगे जी 90 माइनस थीटा बचेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब यहाँ पर ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है S1A/S2, ये त्रिभुज का कुछ ऐसा बन रहा है, जैसा बन रहा है इसको पहले अलग बना लेते हैं, वहाँ पर समझ में कम आएगा। S1S2A, ये कोण 90, ये कोण 90 माइनस थीटा है, तो ये कोण कितना आएगा, इसको x मान लेते हैं। इस कोण को पहले निकालते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये 90 माइनस थीटा और ये प्लस 90 और प्लस ये वाला पता नहीं x, तीनों कोणों का योग 180 दिखाया। 90 और 90 180, 180 से 180 इधर कैंसिल, x बराबर माइनस थीटा उधर भेजेंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा, अर्थात जो ये एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ये भी कितना बनेगा भाई, थीटा बनेगा। इस तरीके से चित्र में इतना प्रदर्शित कर सकते हो आप कि नहीं, आप प्रदर्शित कर सकते हो। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, तरंगों के बीच जो पथांतर है वो सबसे पहले हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो S1 स्रोत से प्रकाश तरंग निकल रही है वो S1P दूरी तय करके पर्दे N के बिंदु P पर जाती है, जो कि S2P से चलने वाली जो तरंग बिंदु P पर जाती है उसकी लंबाई की तुलना में कम है, इसलिए मैंने लंब डाल दिया है। तो हम सबसे पहले इन तरंगों के बीच का क्या निकालेंगे, पथांतर। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं तरंगों के बीच का पथांतर। पथांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो S2P है ये बड़ी दूरी है, तो बड़ी S2P दूरी से हम क्या घटा देंगे भाई, S1P दूरी को घटा देंगे। ओके, अब देखिए, अगर आप लोगों ने पढ़ा है किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक, उसमें बताया गया था कि अगर दो लाइनें एक दूसरे से बहुत ही अल्प कोण पर झुकी हों तो सामने वाली भुजा से अगर इस वाली भुजा से इस वाली भुजा पर लंब खींच देते हैं तो इन दोनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर S1P को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, AP के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि S1P बराबर कितना भाई, AP, तो जो पथांतर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो जो पथांतर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, S2P माइनस S1P के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, AP। अब जो ये S2P पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन से अगर AP घटाएंगे तो कितना बचेगा, S2A बचेगा। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं S2 इंटू में A। अब जो तरंगों के बीच का पथांतर आया, यानी पथों का अंतर आया, वो आपका S2A आ चुका है। ओके, हमने सबसे पहले भाई पथांतर निकाल लिया। अब देखिए, ये जो S2A आपकी लंबाई है, इसका मान निकालने के लिए ये जो त्रिभुज बन रहा है S1S2A, ये वाला त्रिभुज, और जो त्रिभुज बन रहा है COP, ये वाला त्रिभुज को हम समरूप दिखा करके, समरूपता की कसौटी लगा करके इस भुजा की लंबाई निकालेंगे। हम करेंगे क्या, देखिए भाई, हम दोनों त्रिभुजों को पहले अलग अलग बना लेते हैं तो समझ में आएगा। जैसे ये जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है इसको थोड़ा सीधा करके हम बना लेते हैं भाई, ऐसे, इसको ऐसे बना लेते हैं। ये देखिए, ऐसे हमने बना लिया। ये पॉइंट S1 है, ये पॉइंट आपका S2 है, ये आपका A पॉइंट है। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। इस वाले त्रिभुज को अलग बना लिया जिससे आपको समझ में आए। अब जो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, COP, ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को ऐसे उठाया और ऐसे रख दिए, और जब ऐसे रखेंगे तो ये त्रिभुज कुछ ऐसे बनेगा। ठीक, इस लाइन को उठा करके ऐसे रख दिया तो C ऊपर पहुँच गया, O नीचे आ गया, CO, और बचा P पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर जो OCP के बीच का कोण था, OCP के बीच का कोण कितना था, थीटा। हमने कहा ये जो त्रिभुज बन रहा था COP, इसको उठा के ऐसे रख दिया है तो ये एंगल यहाँ पर आ गया, और ये एंगल तो आपका 90 है ये। अब ये दोनों त्रिभुज देखने में क्या लग रहे हैं, समरूप लग रहे हैं कि नहीं, समरूप लग नहीं रहे, समरूप हाई हैं। देखो, दोनों संगत कोण बराबर, दो संगत कोण बराबर कि नहीं, तो एंगल कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे भैया, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ जो त्रिभुज हमारे पास है S1A/S2 तथा जो त्रिभुज हमारा है ये आपका COP या POC, कुछ भी लिख सकते हो। क्या आप लिखोगे, समरूप हैं। क्या है, समरूप हैं।
और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं में आनुपातिक संबंध होता है। अर्थात अगर इस त्रिभुज की हमने भुजा ले ली S1 S2 बटे में हमने ले लिया S2A, क्योंकि ये हमें निकालना है, तो हम बिल्कुल इसी तरीके से अब जो दूसरा वाला त्रिभुज है इन्हीं संगत भुजाओं का रेशियो लेंगे। जैसे हमने ये भुजा ली, बटे में ये ली, तो अब ये हो जाएगा CP और बटे में PO, तो ये आपका हो जाएगा CP बटे में PO। अब अगर हम बात करें CP की, तो CP की दूरी हमें नहीं पता है और S1 S2 की तुलना में जो CO दूरी है वो बड़ी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो CP दूरी है इसको लगभग हम CO के बराबर मान लेंगे। क्या लिखेंगे, यदि जो हमारी ये C से P तक की दूरी है, पता नहीं भैया, इसको लगभग हम मान लेंगे किसके बराबर भाई, CO के, और CO का मान दिया है, कितना दिया है, कैपिटल D, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा S1 S2 बटे में S2A बराबर CP की वैल्यू हो गई CO के बराबर बटे में PO। अब सबकी वैल्यू पता है, S1 S2 सेल्टो के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल d है ना, बटे में S2A, यही तो हमें पथांतर, यही तो निकालना है, देख पा रहे हैं यहाँ पर। CO की बात करें, C से O तक की दूरी कितनी भैया, कैपिटल D है, और PO की बात करें तो P यहाँ है, P से O तक की दूरी को हम मान लेते हैं X। ये जो आपकी केंद्रीय फ्रिंज है, केंद्रीय फ्रिंज से जो फ्रिंज बन रही है उसकी स्थिति है, उसकी दूरी का व्यंजक, दूरी है क्या, x, ठीक है। यहाँ पर केंद्रीय फ्रिंज है, केंद्रीय फ्रिंज से यहाँ पर जो भी फ्रिंज बनेगी उसके बीच की दूरी है, ठीक। तो PO कितनी हो गई भाई, x हो गई, ओके। अब यहाँ से हम S2A का मान निकालेंगे, तो S2A बराबर आ जाएगा XD बटे में कैपिटल D। अर्थात हम ये कह सकते हैं तरंगों के बीच पथांतर कितना आ गया, XD बटे में कैपिटल D। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब अगर फ्रिंज यहाँ पर दीप्त बन रही होगी, तो दीप्त फ्रिंज कब बनती है, जब व्यतिकरण करने वाली तरंगों के बीच जो पथांतर होता है, सॉरी, जो तरंगे होती हैं, जब तरंगे मिलती हैं तो दीप्त फ्रिंज कब होता है, जब परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। कहने का सीधा मीन्स ये है कि अगर हम पथांतर को, जैसे दीप्त फ्रिंजों की हमको स्थिति निकालना है, तो दीप्त फ्रिंजों के लिए मैंने परिणामी तीव्रता का जब व्यंजक बताया था, तो मैंने कहा था दीप्त फ्रिंजों के लिए जो पथांतर होता है वो आपका m लैम्डा होता है, जहाँ m की वैल्यू 0 1 2 3 होती है। और हमने कहा था कि अगर फ्रिंज हम अदीप्त मानते हैं तो अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होता है, 2m माइनस लैम्डा बाई 2। ये मैंने आपको अभी इसके पहले वाले डेरिवेशन में कराया है। वहाँ पर जो m की वैल्यू होती थी वो 1 2 3 से स्टार्ट होती थी, ठीक है। अर्थात m की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, इस तरीके से हमको फ्रिंजें प्राप्त, यानी फ्रिंजों की स्थितियाँ हमको पहली दूसरी तीसरी प्राप्त होती रहेंगी। तो देखिए हमने ये दोनों तरंगों के बीच का क्या निकाल लिया, पथांतर निकाल लिया है। अब हम दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ निकालेंगे और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ निकालेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे। फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है। इसको पहले हम रब कर देते हैं, फिगर आप सभी लोग बना सकते हो, फिगर का गेम खत्म, क्योंकि फिगर का काम इतना ही था। अब बात करेंगे दीप्त फ्रिंजों की, इसको रब कर दें भाई, इसको रब कर देते हैं। अब हम बात करेंगे दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ, ठीक है। थोड़ा सा फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई, जो लास्ट वाला पर्दा था, जो लास्ट वाला पर्दा था, यहाँ पर आपका था O पॉइंट, इधर C था, और ये जो X दूरी थी, ये स्थिति थी जितनी दूरी पर आपकी फ्रिंज बन रही थी उसकी स्थिति थी, ठीक। तो अगर हम बात करेंगे कि मान लीजिए बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज बन रही है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ, दीप्त फ्रिंज की स्थिति या स्थितियाँ आप हेडिंग लगा सकते हो। दीप्त फ्रिंज तब बनती है जब परिणामी दो तरंगों की परिणामी तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। तो दो तरंगों के बीच जो परिणामी तीव्रता होगी वो अधिकतम कब होगी, जब इनके बीच का पथांतर लिखेंगे, दो व्यतिकरण करने वाली तरंगों के बीच जो पथांतर होगा वो कितना होगा, m लैम्डा होगा। तब जो फ्रिंज दीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा कितना होगा भैया, वो आपका, तब जो फ्रिंज का निर्माण होगा वो दीप्त होगा। कारण देखिए, दीप्त फ्रिंज कब बनती है, दीप्त फ्रिंज तब बनती है जब श्रृंग श्रृंग से मिलता है या गर्त गर्त से मिलता है। तो जब तरंगे समान कला में होती है तो जो फ्रिंज बनती है वो दीप्त फ्रिंज बनती है, ओके। और दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर कितना होता है, m लैम्डा। तो ये जो तरंगों के बीच का पथांतर आया है आपका XD बटे में कैपिटल D, इसको दीप्त फ्रिंज के पथांतर के बराबर आप दिखा दीजिए। यहाँ पर लिख लीजिएगा, जहाँ देखिए ये जो पथांतर था तो यहाँ पर m की वैल्यू 0, ठीक, 1 2 3 इस तरीके से ली गई थी। अब यहाँ पर देखिए हम निकालेंगे क्या, हमको चाहिए x की वैल्यू। हम ये पता लगाएंगे कि केंद्रीय फ्रिंज से जो पहली दीप्त फ्रिंज है वो कितनी दूरी पर बन रही है, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा D m लैम्डा बटे में स्मॉल d।
ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति का व्यंजक आ गया। अब जैसे पहली दीप्त फ्रिंज निकालना है, ठीक, जैसे x बराबर हमने लिख दिया m बराबर 0, m बराबर 0 पर हमें x की वैल्यू मिल गई 0। अगर x की वैल्यू 0 मिल गई मतलब ये दूरी जो है एकदम शून्य, शून्य होने का मतलब इसी केंद्र वाली लाइन पर है, यानी केंद्रीय फ्रिंज का निर्माण हो रहा है। तो जब m बराबर 0 रख रहे हैं तो जो फ्रिंज बन रही है वो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बन रही है, क्योंकि दीप्त फ्रिंज की स्थिति से हमने क्या लिखा है, m की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 आई, 0 आने का मतलब ऊपर चलना ही नहीं, मतलब इसी लाइन पर रहना है, अर्थात केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनती है। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, m बराबर जब 1 लेंगे, m बराबर 1 पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d लैम्डा बाई स्मॉल d आ जाएगी। तो ये पहली दीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। क्या होगा? पहली दीप्त फ्रिंज का निर्माण हो गया। बहुत ध्यान समझिएगा। अच्छा, m बराबर अगर हमने 2 रख दिया तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2d लैम्डा बाई स्मॉल d। तो हमको मिल गई दूसरी दीप्त फ्रिंज। इसी तरीके से हम n का मान रखते रहेंगे और हमें दीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ प्राप्त होती रहेंगी। बताइए, इतनी बात समझ में आई? अब मेरी बात को समझिएगा, इसका मीन्स क्या है। इसका मीन्स ये है, मैंने कहा जो लास्ट वाला पर्दा बन रहा है ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की लाइन को बता रहा है, इसी लाइन पर केंद्रीय दीप्त फ्रिंज बनी है, और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से जो पहली दीप्त फ्रिंज बनी है उसकी जो डिस्टेंस आई, यानी x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, ये आप देख पा रहे हो। इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए x2, ठीक है। ये पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी है केंद्रीय फ्रिंज से, वो कितनी है, d लैम्डा बाई स्मॉल d। अच्छा, ये x1 हो गया। और इसी केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी जो दीप्त फ्रिंज बन रही उसकी दूरी जो आई है वो कितनी आई है, x2 आई है, उसकी जो स्थिति आई वो x2 आई है। अब जो चूंकि फ्रिंज चौड़ाई लिखेंगे, तब जब फ्रिंज चौड़ाई होती है, फ्रिंज चौड़ाई जान लीजिए, फ्रिंज चौड़ाई को व्यक्त किया जाता है ओमेगा से। तब जो फ्रिंज चौड़ाई होती है ओमेगा बराबर, फ्रिंज चौड़ाई कैसे निकाला जाता है, 2 क्रमागत दीप्त हो या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है वो फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। तो देखिए, ये आपकी यहाँ से पहले केंद्रीय दीप्त बनी, फिर पहली दीप्त बनी, फिर दूसरी दीप्त बनी। हमको इनके दूसरी और पहली के बीच की डिस्टेंस चाहिए। जब पहली और दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी होगी यही आपकी फ्रिंज चौड़ाई होगी। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली दूरी से इस छोटी वाली दूरी को घटा देंगे तो हमको दोनों क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी पता चल जाएगी, और इसी बीच की दूरी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अर्थात हम x2 वैल्यू से किसको घटा देंगे, x1 को। तो ये ओमेगा बराबर x2 की वैल्यू है कितनी, तो आप कहेंगे 2d लैम्डा बटे में कितना है, स्मॉल d। इससे घटा देंगे d लैम्डा बाई स्मॉल d। एक हर ले लेंगे, हर सेम है, 2d लैम्डा से 1d लैम्डा जाएगा तो 1d लैम्डा बचेगा, अर्थात फ्रिंज चौड़ाई आ जाएगी d लैम्डा बाई स्मॉल d। ये मैंने जो फ्रिंज चौड़ाई निकाली है ये दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों से मैंने फ्रिंज चौड़ाई निकाली। आप अगर अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां निकालते हो और अदीप्त फ्रिंजों के दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालोगे तब भी फ्रिंज चौड़ाई आपकी इतनी आएगी। अब फ्रिंज चौड़ाई आप ज्ञात कर लीजिए, फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करके यहाँ से लैम्डा का मान निकाल सकते हो। लैम्डा जो होगी वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होगी। तो ये भैया फ्रिंज चौड़ाई का क्या है भाई, व्यंजक है। अब चलिए अदीप्त स्थिति के लिए भी बता देते हैं, ठीक है। दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के लिए मैंने आपको फ्रिंज चौड़ाई निकाल के बता दिया है। यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई ये कहती है कि 2 क्रमागत दीप्त या 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो मैंने 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाल के बताया है। अब अदीप्त निकाल के भी बता देते हैं, क्योंकि अदीप्त में भी यही आएगा, ठीक है। तो चलिए भाई, इतना आप नोट कर लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। फिर आप हेडिंग यहाँ पर बदल दीजिएगा, दीप्त फ्रिंज की स्थितियाँ ना बदल करके आप क्या लिख दीजिएगा, अदीप्त फ्रिंज की स्थितियाँ, ठीक है। अब अदीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है वो कितना होता है, देखिएगा वहाँ पर अदीप्त फ्रिंज के लिए जो परिणामी तीव्रता होती है न्यूनतम होती है, अर्थात एक सुरंग दूसरे के गर्त से मिलता है तो उसका जो पथांतर होता है, मैंने आपको बताया था परिणामी तीव्रता के व्यंजक में 2m-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जो m की वैल्यू स्टार्ट होती है वो 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट, अब 0 से स्टार्ट नहीं होती m की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात केंद्रीय फ्रिंज से पहली अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर जाएगा 2m-1, d उधर चला जाएगा, d लैम्डा बटे में कितना आ जाएगा, 2d, d बटे में चला गया। तो ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति का व्यंजक हो गया। अब इसमें जब m बराबर हम क्या रखेंगे, सबसे पहले 1 रखेंगे, इसको हटा दो पहले क्योंकि 0 रखना ही नहीं इसमें। m बराबर 1 रखेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 1 रखेंगे तो ये 2 1 कम 1,
2 से 1 गया, 1 बचा, ये डी लैम्डा बटे कितना बचेगा, 2d बचेगा। ये पहली दीप्त ना होकर के क्या बन जाएगी, पहली अदीप्त, क्योंकि अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति से हम निकाल रहे हैं। अच्छा, जब m बराबर इसमें 2 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 दूनी 4, 4 से 1 जाएगा 3 बचेगा, तो यहाँ 3d और बटे में कितना 2d, तो दूसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति मिलेगी। किसकी मिलेगी, दूसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति मिलेगी। इसी तरीके से 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, हमको अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियाँ केंद्रीय फ्रिंज से मिलती चली जाएंगी। अब फ्रिंज चौड़ाई निकालना, तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए अब मेरी बात को समझिएगा, जैसे यहाँ पर 2 दीप्त बन रही थी वैसे 2 अदीप्त बनेंगी। तो जो लास्ट वाला पर्दा है ये केंद्रीय फ्रिंज है, केंद्रीय फ्रिंज से पहली अदीप्त फ्रिंज मान लीजिए यहाँ बन रही, ठीक, और दूसरी अदीप्त फ्रिंज यहाँ बन रही। पहले की जो स्थिति है वो हमने x1 से प्रदर्शित की है और दूसरे की स्थिति को हमने x2 से व्यक्त किया है। x1 और x2 की वैल्यू आ चुकी है और हमको इन दोनों अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ही चाहिए, क्योंकि फ्रिंज चौड़ाई में यही बताया गया है, 2 क्रमागत दीप्त या अदीप्त। तो हम 2 दीप्त की निकाल के बता चुके हैं, अदीप्त की बताएंगे तो हम x2 से x1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए x2 से x1 को माइनस कर देंगे तो हम आपको बताते हैं कि अदीप्त 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालेंगे तब भी यही आएगी। देखो कैसे, x2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो आप कहेंगे 3d लैम्डा बटे में कितना 2d, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे d लैम्डा बटे में 2d। भैया एक हार ले लीजिए 2d, ऊपर 3d लैम्डा से d लैम्डा जाएगा, 2d लैम्डा बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका व्यंजक आ जाएगा ओमेगा बराबर d लैम्डा बटे में स्मॉल d। लिख दीजिएगा, यही फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है। यही क्या है, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों दीप्त और अदीप्त दोनों को लेकर के फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकालिए। फ्रिंज चौड़ाई में बताया ही गया, चाहे 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालिए और चाहे अदीप्त की निकालिए। मैंने दीप्त की भी निकाल के बता दिया, फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक यही आ रहा है, और अदीप्त का लेकर के भी बता दिया कि फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक यही आ रहा है, ठीक है। आप किसी एक स्थिति से आप फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निकालिएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम फ्रिंज चौड़ाई ओमेगा की वैल्यू निकाल करके इसमें सूत्र में रखेंगे। डी हो जाएगी पर्दों की बीच की दूरी, d1 स्मॉल डी हो जाएगी स्लेटों के बीच की दूरी। ये सारी वैल्यू रख करके हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अर्थात जो एक वर्णी प्रकाश आपतित कर रहे थे उसकी तरंग दैर्ध्य हम निकाल सकते हैं। जैसा कि हमारे डेरिवेशन का नाम था कि फ्रिंज चौड़ाई नाप करके प्रकाश की तरंग दैर्ध्य याद करना, तो फ्रिंज चौड़ाई नाप करके हम इस सूत्र से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अर्थात प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये डेरिवेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको हम आगे के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।